नाज़रीन, मेरी आज की मेहमान बज़ाहिर खुद एक छोटी सी बच्ची नज़र आती हैं, लेकिन इनको इजी नहीं लेना क्योंकि ये हज़ारों बच्चों के लिए एक मसीहा बन चुकी हैं। वो कैसे, आज हम ये जानेंगे। माशाल्लाह से ये बच्चों की हकूक़ के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर यूएन के अंदर भी जाकर उनकी वकालत की कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको क्यों इस तरह इग्नोर किया जा रहा है। उनके भी राइट्स हैं, उनका भी फ्यूचर है, उनके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ आज मौजूद है अबीहा बतूल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? जी। यूएन का विज़िट कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ, काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी थे वहाँ, डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिला। आप जिस उम्र में है, इस उम्र में बंदा अच्छा टैबलेट ढूंढ रहा होता है, अच्छे कपड़े ढूंढ रहा होता है, कोई खाने पीने की जगह ढूंढ रहा होता है, कहीं कहाँ से बर्गर अच्छा मिलता है, पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है। आपने इतना मुश्किल काम अपने ज़िम्मे कैसे ले लिया कि मैंने बच्चों के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए काम करना? देखिए, जब आप छोटे होते हैं, जब आप बचपन से काम करते हो ना, तब आपको इस एज में आके वो काम इतना मुश्किल नहीं लगता। मुझे अब ये काम इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस काम की तरफ ज़्यादा है। आप अबीहा कब आपने स्टार्ट किया चाइल्ड जो राइट्स हैं उसके लिए काम करना? जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो सर्च फॉर जस्टिस ने अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम हमारे स्कूल में बनाया था, तो तब मैंने इसमें पार्ट लिया था और फिर मैं एज अ वॉलंटियर इनके साथ काम करती हूँ। यानी कि अभी भी आप इसी एनजीओ के साथ सर्च फॉर जस्टिस जो है उसके साथ अटैच हैं, उनके साथ काम कर रही हैं। आपने अभी तक बच्चों के लिए क्या कुछ किया है और आगे क्या करने का इरादा है? अभी तक मैंने बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए, डिफरेंट बच्चों के लिए कोशिश की है कि मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकूं। हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की हैं कि वो इन बच्चों के लिए कुछ करें, बच्चों को स्कूल भेजें, उनके वालिदैन की माली इमदाद करें जिनसे उनकी गुर्बत का ख़ात्मा हो और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब हुकूमत कोई चीज़ जैसे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के कानून के रूल्स ही नहीं बनाती, क्योंकि जब हुकूमत कोई चीज़ बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसी वक्त उसके रूल्स बनाने के बारे में नहीं सोचा जाता। तो कानून बनाना जितना ही ज़रूरी होता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी उसके रूल्स बनाना होता है, और जिसके लिए हमें बजट चाहिए होता है और ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कानून को समझते हों और उस पर अमल करवाने के तरीके भी जानते हैं। अभी आप जिनेवा कन्वेंशन में आपने हिस्सा लिया, वहाँ पे क्या आपने पॉइंट्स हैं जो रेज़ किए पाकिस्तानी बच्चों के लिए? पाकिस्तानी बच्चों के मैंने वहाँ बताया कि अगर पाकिस्तान के बच्चों को भी बाहर जाके बोलने का मौका मिले तो वो भी बोल सकते हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है। बस उन्हें एक बार मौका दें तो वो भी अपने मुल्क के बारे में बोल सकते हैं, वहाँ के मसलों के बारे में बोल सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिली, जिनके साथ मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी एक प्राउड मूवमेंट था मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिली हूँ। और फिर इसी तरह से मैं यूनिसेफ के लोगों से मिली, चाइल्ड और कैन पाकिस्तान के लोगों से मिली और डिफरेंट लोगों से मिली, जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके कि वो लोग भी वहाँ आए, वो भी वहाँ के बच्चों के और हमारे लिए हमारे मुल्क के बच्चों के मसाइल और डिफरेंट बच्चों के मसाइल सुन रहे थे, उसके सॉल्यूशंस बता रहे थे। तो ये अच्छा, यहाँ पे बच्चों के मसाइल तो अपनी जगह, बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके भी बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब कि एक तो हम कहते हैं ना कि तीसरे दर्जे का कोई मुल्क है, तो मेरा ख्याल में बदकिस्मती से हम इस वक्त कुछ 6-7वें दर्जे के पहुँचे हुए हैं कि जहाँ पे इतने मसाइल हैं बड़ों के ही। अच्छा, अब बाज़ ये होता है कि कुछ होती है चाइल्ड लेबर और कुछ होता है चाइल्ड वर्क। मतलब कि आप उसमें कैसे फ़र्क निकालती हैं कि सपोज़ कि एक चाइल्ड लेबर है कि एक बच्चे से ज़बरदस्ती किसी वर्कशॉप में या किसी होटल के अंदर काम करवाया जा रहा है, बर्तन धुलवाए जा रहे हैं या मकैनिक बनाया जा रहा है, उससे काम लिया जा रहा है और उसको उतने पैसे भी नहीं दिए जा रहे। एक है चाइल्ड वर्क के, वो अपने वालिद की शॉप पे बैठता है और काम करता है, उसका हाथ बिठाता है, मगर वो स्कूल भी जा रहा है। तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों में फ़र्क बहुत है। जैसे अगर एक बच्चा एक वर्कशॉप पे काम कर रहा है तो वहाँ उस पर तशद्दुद भी होगा। वो दिन रात काम करेगा जिससे उसकी सेहत भी मुतासिर होगी। वह वहाँ अपनी राय भी नहीं दे सकता, वहाँ उसकी तालीम का भी हक छीना जाता है, उसका खेल कूद का भी हक छीना जाता है। तो जब बच्चा किसी के घर काम कर रहा था या किसी दुकान पे काम कर रहा था तो अपने काफ़ी ज़्यादा हकूक़ से महरूम हो जाता है। यहाँ ही अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली अगर बच्चा अपने वालिद की शॉप पे काम कर रहा है तो कर वो लेबर ही रहा है, क्योंकि जो भी है कर तो बच्चा काम ही रहा है ना।
तो और वो वहाँ काम भी अगर ऐसा काम कर रहा है जो उसकी सेहत से मतलब जैसे कोई भारी चीज़ यहाँ से उधर करनी है तो वो बच्चा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसकी उस तरीके से सेहत नहीं होती। साथ एक तरह की उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसका बाप उसको तैयार कर रहा है, मगर वो स्कूल से भी पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट फील हो रहा है कि ठीक है, ये वो वर्क कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, स्कूल का जब टाइम होगा स्कूल जाएगा, खेलने का टाइम होगा वो खेलने जाएगा। मैंने नॉर्मली देखा है कि बच्चों के हकूक़ की आवाज़ जो है वो बड़े उठाते हैं। आप खुद एक बच्ची हैं और आप बच्चों की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, आप कैसे इसको महसूस करती हैं कंपैरेटिवली? अगर देखें कि बड़ों से ज़्यादा आपकी आवाज़ का असर होता है, क्या आप खुद एक बच्ची हैं या आप अंडरस्टैंड ज़्यादा कर सकती हैं बच्चों की तकलीफ़ को? देखिए, बच्चों की जो तकलीफ़ होती है वो वालिदैन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स हैं। लेकिन मैं इनके सर्च फॉर जस्टिस के साथ काम करके मुझे इतना तो पता चल ही गया कि हमें बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को राइट्स नहीं मिल रहा, मे भी हुकूमत बच्चों का ये एक दूसरे बच्चे के लिए सोचते हुआ कोई असर हो जाए हुकूमत पे और वो इन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले ले। और दूसरा, हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मतलब तब्दील करने का, जैसे हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी हेल्पलाइन बनाए जिस पे बच्चों की मुशक्क़त की इत्तला दी जा सके, और इसी तरीके से हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लेने की। ऑन लाइटर मोड अभी मैं देखता हूँ आजकल जो बच्चे हैं ना, उनके भला क्या मसाइल हैं। वो कहते हैं मामा हमें टैबलेट नहीं लेके दे रही, देखिए हमारा नेट बंद कर देते हैं, पापा हमें मोबाइल नहीं देते, वो इस किस्म के मसाइल हैं, हमें पिज़्ज़ा नहीं लेके दे रहे। तो ये तो है अच्छे ख़ानदान के जो बच्चे हैं उनके मसले। हम जब नीचे ग्रास रूट लेवल पे चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ और मसाइल हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको रहने को घर नहीं मिल रहा, उनकी दवाई नहीं मिल रही। तो अब आपने अभी तक पाकिस्तान की हद तक कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको टारगेट किया हुआ है और उसके ऊपर आप काम कर रही हैं? अगर जैसे अभी आपने कहा कि जो लोग थोड़े से, जिनको आप कह सकते हैं गरीब लोग जो हैं, उन लोगों के लिए यही मसला है कि उनको खाना नहीं मिल रहा या मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल रही या इस तरह के फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो उसी तरीके से सर्च फॉर जस्टिस के साथ मिलकर हमने मेडिकल कैंप भी लगाया है बच्चों के लिए, और ताकि जो बच्चे अगर बीमार हैं या उन्हें कहीं चोट है, ज़ख्मी हैं, तो उन बच्चों को भी मेडिकल सपोर्ट मिल सके। आप फील्ड में भी निकलती हैं, जाके मॉनिटर करती हैं, ढूंढती हैं, या लोग आपसे खुद रब्ता कर लेते हैं कि जनाब हमें ये मसला है या फलां बंदे को ये मसला है? दोनों तरीकों से फील्ड में अभी तक आप क्या वो मोस्टली तो हम देखते हैं कि झुग्गियों वाले हैं या बहुत ही गरीबुल गुरबा लोग, बच्चे ऐसे हैं कि वो उनके पास पढ़ने को कुछ नहीं है, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, तो फिर आप कैसे उनको सर्च आउट करती हैं कि तरीक़ेकार क्या है आपका? ऐसा हो जाता है कि कभी तो जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें खुद नज़र आ जाते हैं किसी मॉल्स में, किसी रेस्टोरेंट में, तो हमें खुद पता चल जाता है कि ये बच्चा किसी के घर काम करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको उन बच्चों को किसी अमीर के साथ आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि इनके साथ इनके घर पे काम करता है, इनके बच्चे संभालता है या इनके जो भी आप कहना चाहें, तो वो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। तो उसी तरीके से कभी कुछ लोग जैसे कोई नेबर्स कर लेते हैं, रब्ता कर लेते हैं, या कभी हम खुद कोई एक्शन ले लेते हैं इसी तरीके से। यूएन में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या आपके साथ पेश आया हो कि आप हैरान हो गई हो या बड़ा दिलचस्प हो? यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी वाक़यात है, जिनमें से सबसे मज़े का ये था कि जब हम वहाँ गए तो यूनाइटेड नेशंस की एंट्री के लिए हमें एक आइडेंटिटी कार्ड अपना कलेक्ट करना था। तो उसके 2 दरवाजे थे, 2 गेट थे, एक शुरू में था और एक लास्ट पे था। तो वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बहुत दूर थे। तो और उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, तो ऑफ कोर्स उसे पैदल ही करना था। तो हमने पहले गेट पे गए तो वो गेट जो था वो गलत था, पीछे वाले पे जाना था। फिर हम वहाँ से चल कर पीछे वाले पे गए और पीछे वाले पे पता चला नहीं पहले वाले पे ही जाना था, और फिर हम वापस गए और फिर इसी तरीके। अच्छा, यानी कि आपके चक्कर लगे हैं। हाँ। अच्छा, जा रहे हैं आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो पाकिस्तान वापस आके फिर क्या मिशन अब आपका? आप कौन कौन से मसाइल हैं जिन पे आपने काम करने का जो है वो इरादा किया कि मुझे अब ये करना है, मैं बच्चों के लिए ये काम करना? अभी तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी मेरी मैट्रिक क्लास है तो मैं इसी काम को आगे कंटिन्यू करूँ, ताकि इनके साथ ही एज अ वॉलंटियर काम करूँ, ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, और आगे जब कुछ बनने का वक्त आएगा तभी मैं इनकी ही फील्ड में जाऊँगी, क्योंकि इस काम की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे लगता है मैं ये काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। शादी के बारे में क्या ख्याल है कि एक बच्चे की शादी कब होनी चाहिए? यहाँ पर शादियाँ भी कर देते हैं बच्चों की जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो लड़की की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और लड़की की 16 साल है।
तो कानूनी एज तो ये है ना, इससे पहले शादी होनी चाहिए, और मतलब इसके बाद तो हो ही सकती है, लेकिन हाँ। इससे पहले नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, ये भी जो राइट है इनका, बच्चों का इनको मिलना चाहिए। सबसे पहले तालीम उनको मिलनी चाहिए, सेहत मिलनी चाहिए। और जनाब इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें, और अगर आपको ऐसा कोई लावारिस बच्चा या कोई बच्ची ऐसी मिलती है कि जिससे आपको लगता है, या कोई बंदा जालिम इंसान बच्चों से चाइल्ड लेबर करवा रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, तो जनाब फौरी तौर पर आप ऐसी जो NGOs हैं, ऐसे जो लोग हैं अबीहा जैसे, उनसे रब्ता करें। उनके फ्यूचर के लिए आप भी कदम बढ़ा सकते हैं, आप भी कोई ना कोई कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान मनान गिलानी को और हमारी मेहमान अबीहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।